हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बोर साहब के अपग्रहितों के आधार पर हमने उसके अनुप्रयोग पढ़े थे कि सबसे पहले तो हमने ज्ञात की थी इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की त्रिज्या, और फिर सेकंड नंबर पर हमने क्या ज्ञात किया था, अरे उस इलेक्ट्रॉन की चाल, उस कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात की थी। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति के बारे में तथा आवर्तकाल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको कल बताया था कि हम nवीं कक्षा की ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इसको भी सभी बच्चे अटेंशन होकर पढ़ेंगे। nवीं, अन्यथा फिर समझ में नहीं आएगा। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। देखो, कुल ऊर्जा जो होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा के बराबर होगी। कुल ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं हम, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। तो यहाँ गतिज ऊर्जा क्या होगी, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा Kn, nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा K, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इक्वल क्या होती है 1/2 mv²। अब v², v कौन सी कक्षा में वेग है, nवीं कक्षा में वेग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा vn हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ 1/2 mv²। अब बोर साहब के प्रथम अपग्रहित से, बोर के प्रथम अपग्रहित से बोर साहब का प्रथम अपग्रहित क्या है, मैंने आपको कल पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल ज्ञात की थी, उससे पहले ज्ञात करवाई थी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। ज्ञात करवाई थी कि नहीं करवाई थी। तो उस इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय त्रिज्या है उसमें हमने इसका उपयोग किया था mv²/r²। ये सॉरी mv²/r, ये क्या होगा, अभिकेंद्री बल होगा। अभिकेंद्री बल किसके बराबर होगा, कूलम बल के। ये तो प्रथम अपग्रहित है, तो कूलम बल क्या हो जाएगा Ze²/4πε0 rn²। यहाँ भी n लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा, n लगेगा, क्योंकि nवीं कक्षा में वेग है, ये nवीं कक्षा की त्रिज्या है, ये भी nवीं कक्षा की त्रिज्या है। ये प्रथम अपग्रहित में मैंने पहला जो एप्लीकेशंस कराया था, बोर साहब का प्रथम एप्लीकेशंस कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था बोर साहब का प्रथम अपग्रहित यही तो है। इसके आधार पर तथा दूसरा अपग्रहित, दोनों को कंबाइन रूप से लेकर के हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या ज्ञात की थी कि नहीं की थी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया था। अब देखो, हमें यहाँ किसकी ज़रूरत है, mvn² की, इसी की तो ज़रूरत है। तो हम इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो rn से rn कट गया, इसमें एक rn बचेगा, तो mv² क्या हो गया, mvn² Ze²/4πε0 rn। अब mv² का मान इसमें रख दो, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। तो समीकरण 1 व 2 से जो mvn² का जो मान, इसको यहाँ रख दो, तो k का मान आ जाएगा। तो k इक्वल कितना हो जाएगा, Kn, nवीं कक्षा की गतिज ऊर्जा, तो कितना हो जाएगा 1/2, इसको जो कि यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा Ze²/1/2 आएगा सामने, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8πε0 rn। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। इसको हमने उठा करके इसकी जगह पर रख दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 हो गए Ze²/8πε0 rn। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो, ये तो हमारे पास क्या आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। अब देख लेते हैं हम स्थिर ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा कुल ऊर्जा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो अब स्थिर ऊर्जा देख लेते हैं। अब स्थिर ऊर्जा जानने के लिए तीसरे चैप्टर में, विभव वाला चैप्टर है, उसमें किसी भी आवेश की स्थिर ऊर्जा ज्ञात की गई है। तीसरे चैप्टर में विभव वाले में किसी भी आवेश की स्थिर ऊर्जा ज्ञात की गई है। तो वहाँ उसका फॉर्मूला आया था U K Q1 Q2/r। बल तो क्या होता है, कूलम बल होता है K Q1 Q2/r², और आवेश की स्थिर ऊर्जा होती है K Q1 Q2/r। अब जिसको नहीं पता हो वो फिलहाल याद कर ले,
और तीसरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से ये मैटर क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से स्थिर ऊर्जा हमने प्राप्त की थी। तो U इक्वल क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन यहाँ जब बात आए किसकी, परमाणु क्रमांक और आवेश के पदों में हमें इसको लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो U इक्वल कितना हो जाएगा K। और एक चीज़ ध्यान रखना, स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक होती है, स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक होगी। रीजन ये है कि जब हम इस डेरिवेशन को करेंगे, स्थिर ऊर्जा तीसरे अध्याय में ज्ञात करेंगे, तो हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश को लाने में जो कार्य करेंगे वो उसकी स्थिर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश को लेके आएंगे, इसलिए हम वहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ कैसा चिन्ह आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ चिन्ह कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ भी क्या कर दो, ऋणात्मक चिन्ह लगा दो। Q1 क्या है, Q1 जैसे माना कि यहाँ नाभिक ले लो, नाभिक और उसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो नाभिक पर आवेश Q1 क्या है, नाभिक पर उपस्थित आवेश। तो कितना हो जाएगा, माना कि प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है तो E हो गया, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Z इंटू ई, अरे ZE क्या हो गया, कुल आवेश होगा, नाभिक पर उपस्थित कुल आवेश। इलेक्ट्रॉन की आपको बताइए उस पर आवेश कितना है, E। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ZE तो नाभिक का हो गया, इंटू E किसका हो गया, इस इलेक्ट्रॉन का हो गया। तो ये दोनों Q1 Q2 हमने ज्ञात कर लिए, अपॉन R का मतलब Rn, Nv त्रिज्या। समझ में आ गया कि नहीं। मैंने कल भी आपको ऐसे ये भी तो ज्ञात करके बताया था कि हमने किस प्रकार से ज्ञात किया, तो उसी प्रकार से हमने इसको ज्ञात कर लिया। तो U इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ZE स्क्वायर अपॉन K की वैल्यू रख लेता हूँ मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा Rn। समझ में आ गया कि नहीं। अब ये जो ऊर्जा है वो कौन सी कक्षा में, Nv कक्षा में। स्थिर ऊर्जा कौन सी कक्षा की है, तो Un लगाएंगे यहाँ, Un, Nv कक्षा में स्थित ऊर्जा। हमने किसके, इसके आधार पर हमने इसको ज्ञात किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन जब आप इस डेरिवेशन करें तो U इक्वल माइनस के Q1 Q2 अपॉन R लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा यहाँ। तो ये तो मैंने बताया कि ये कहाँ से आया है, इसमें इसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन ये आया कहाँ से, वो यहाँ से आया है, इसलिए बताने के लिए मैंने इसको किया है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो उसको मिटाने के बाद में। तो आपके पास गति ऊर्जा आ गई और क्या आ गई, स्थिर ऊर्जा आ गई। अब कुल ऊर्जा क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे तो हमारी कुल ऊर्जा आ जाएगी, Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, माना कि En है, क्या है En, तब Kn प्लस Un, अरे दोनों का योग गति ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा हो जाएगी। तो En इक्वल Kn कितना है, ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ZE स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, 1/2 इंटू, इसको बटे में कर लो, यहाँ इंटू, यहाँ कितना बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। आपको सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया है, इसको 8 के रूप में क्यों नहीं लिखा है, अरे गुणा कर लो, 2 4 दूनी 8, 8 हो गए कि नहीं हो गए, ये आसान हो जाएगा ऐसे करके, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से डिवाइड करके लिखा है 1/2 ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ये सेम यही है, केवल इसको तोड़ कर लिख दिया। 8 को 2 इंटू 4 कर सकते हैं, या पहले इससे पहले जो स्टेप आया था उसका मैंने गुणा कर दिया था, यहाँ नहीं करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट 1/2 रख करके उस फैक्टर को लिख देते। अब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस Un कितना है, अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ माइनस पहले ही कर देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये माइनस, कितना आ गया ZE स्क्वायर। अभी आपकी समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैंने यहाँ 1/2 क्यों रखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। देखो समझ में आ रहा है, ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए कि नहीं हो गए। अब देखो इससे आसानी कैसे रहेगी, हमें पता है आधा कौन सा है, ये ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आधा है, और ये ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कंप्लीट है। इसका मतलब ये माइनस का 1 है और ये प्लस का
आधा है या नहीं है? तो माइनस का 1 प्लस का आधा कितना बचा? माइनस का आधा ही तो बचा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस, कैलकुलेट करके क्या आएगा? ई एन इक्वल माइनस जेड ई स्क्वायर, और कितना बचा? माइनस का 1/2, तो 1/2 डॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। कैलकुलेशन समझ में आ गई कि नहीं? देखो ऐसे समझ लो कि ये प्लस का आधा है, प्लस का आधा ये कुछ भी राशि हो, माना कि ए है, ये राशि क्या है? ए। आप इसको ऐसे समझ लो कि ई एन इक्वल 1/2, ये क्या है टोटल, माना कि इसको मैंने ए मान लिया है, ए माइनस ये टोटल राशि क्या है? ए। अरे ये सेम है या नहीं है? सेम है तो इसको ए मान सकते हैं, इसको ए मान लिया और इसको भी ए मान लिया। अब यहाँ ए माइनस ए कर दिया, अब बताओ कितना बचा? अरे प्लस का a/2 और माइनस का ए कितना बचा? माइनस का a/2, और जहाँ ए क्या है? ए हमने इसको मान रखा है, तो क्या बचा? -1/2। ए का मान क्या है? ये वाला, ये तो है जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। तो ये तो है, देखना ये है कि नहीं? समझ में आ गया? इस कैलकुलेशन की वैसे मैंने ऐसे लिखा था, उसको एडजस्ट किया था केवल, या आप वैसे लिख ले, वैसे भी कर सकते हो, इसका लघुत्तम ले लो, और जो प्रक्रिया आपकी है हमेशा से करते आए हो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हमारी क्या आ गई? एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इसको आगे भी ड्राइव कर सकते हो, देखो आर एन का मान आप लिख सकते हो। बताओ जल्दी क्या होता है? अब कमेंट्स में लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी। एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, बताओ क्या आएगा फिर? जेड ई स्क्वायर पाई एम। तो कमेंट्स में लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं ही लिख देता हूँ -1/2 डॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आर एन का मान रख रहा हूँ मैं, आर एन का मान कहाँ से? कल की क्लास से। कहाँ से? कल की क्लास ली थी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आई थी, एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आई थी, तो उसका मान क्या क्या आया था? बता जल्दी। एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? जेड ई स्क्वायर पाई एम। ध्यान आ रहा है? जेड ई स्क्वायर पाई एम। अब इसको सॉल्व कर दो, करो सॉल्व, क्या आएगा? ई एन इक्वल कितना हो जाएगा? -1/2। देखो काट पीट कुछ हो रही है कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट का इसको ऊपर ही ले जाते हैं, कितना आ जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर ई की पावर 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, दिख रहा है कि नहीं? ई एन इक्वल -1/2 जेड, ये जब इसको पलट के ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर और ई की पावर 4 होगा, ई की पावर 4, और पाई भी ऊपर जाएगा, पाई से पाई यहाँ कट ही रहा है, तो ऊपर परेशान मत करो ज़्यादा, ऊपर भेज के उसको, क्योंकि यहाँ से यहाँ कट रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काटो तो इसको, एम बचा, एम को ऊपर भेज दो, एम ऊपर पहुँच गया। अब इसको जो कि त्यों लिख दो, 4 पाई कटी गया था, ये एप्सिलॉन नॉट का वर्ग हो गया। अब इससे हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसका मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दो, इतने का स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो ये मान कैसा आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्क्रीनशॉट लो, इसका मल्टीप्लाई करके लिखना चाहे तो लिख सकते हो। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये बेस ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा 2 बार करने की ज़रूरत है, इनको अभ्यास करने की ज़रूरत है। आप अभ्यास कर लोगे तो ये डेरिवेशन सही हो जाएंगी, अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो भूल जाओगे फिर से। तो ई एन इक्वल कितना हो जाएगा? -जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये क्या आ गई? ऊर्जा आ गई। एन भी कक्षा की जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी चक्कर लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आ गई। अब इस कुल ऊर्जा देखो, यहाँ जो कांस्टेंट मान है उनको भी रख सकते हो,
बाकी को अलग कर दो, जो कांस्टेंट नहीं है उनको अलग कर दो, कांस्टेंट उनको अलग कर दो। तो ई एन इक्वल माइनस, देखो कांस्टेंट क्या नहीं है, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, इनको तो पीछे रख दो, बाकी को सभी आगे रख दो। ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? कुछ नहीं है, जेड स्क्वायर इधर रख दिया, एन स्क्वायर इधर रख दिया, बाकी जो बचा है उसको यहाँ यहीं छोड़ दिया है। अब इसमें मान रखो, मान रख के सॉल्व करो। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ या आप मान रख लेना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, या रख ही देता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का की पावर 4। द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलो अपॉन 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 का वर्ग। एच कितना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 का वर्ग। ये मान सभी आपको पता होंगे। अरे पता है कि नहीं पता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और एच, जहाँ एच क्या है प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक का मान आपको याद होगा ही, और नहीं है तो आप याद कर लो। अब इसके बाद में बचा क्या, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब इसको कैलकुलेट करो जल्दी फटाफट। क्या आएगा कैलकुलेट करने के बाद में? जल्दी करो कैलकुलेट, कितना आ जाएगा -2.18 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये क्या है ई एन, कुल ऊर्जा है। यहाँ ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई है हमें जूल में प्राप्त हुई है। किसमें प्राप्त हुई है? जूल में। अब जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हो। ये मान कहाँ से आया है? इसको कैलकुलेट करने के बाद आप कर लेना तसल्ली से बैठ करके। तो ये मान यहाँ से प्राप्त हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर डायरेक्ट रख दिया। अब इसके बाद में इसको जूल को किसमें बदल लो? और जूल को किसमें बदल सकते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? ई एन इक्वल, देखो यहाँ समझ लो, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितना होता है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से एक जूल इक्वल कितना आ जाएगा? एक जूल इक्वल कितना आ जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? जब एक जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है? 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 का। ये आपको पता नहीं हो तो याद कर लो इसको। एक इलेक्ट्रॉन वोल्टों में इतने जूल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्टों में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होंगे। अब यहाँ से इसको नीचे ले आओ तो इसका मतलब एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे? 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 हो जाएंगे। तो यहाँ एक जूल में कितने हो गए? ये आप ज्ञात कर सकते हो। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो? इसके साथ। तो जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गई? ऊर्जा आ गई। एन भी कच्चा, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। समझ में आ गया कि नहीं? अब रही बात आपको, सर ये कैलकुलेशन पता नहीं, बहुत टफ लगेंगे। अभ्यास की जरूरत है, कोई टफ नहीं होते हैं। जब आप जितना अभ्यास कर लोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी बहुत ईजी हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? तो यहाँ एक शब्द आ रहा है स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले तो उसे स्पेक्ट्रम को ही समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो देखो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम का मतलब है जो भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। जैसे आप 17वें अध्याय में पढ़ोगे, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो किरणें, रेडियो किरणें, ये सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो इन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनकी तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति के आधार पर, तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति के आधार पर घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य के आधार पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम जो व्यवस्था बनाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन से हम किसी भी युक्ति द्वारा यदि उसे विकिरणों का उत्सर्जन करवाएं, हाइड्रोजन से किसी भी पद्धति द्वारा यदि विकिरणों का उत्सर्जन करवाएं, तो उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा। कैसा होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा। और हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो उसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है बाकी स्पेक्ट्रमों से थोड़ा हट करके होता है। हट करके होने का मतलब ये है कि एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य का स्पेक्ट्रम, जिसकी वजह से हम उसको रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो कैसे प्राप्त होता है उसको देख लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम समझ में आ गया कि नहीं। स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उसकी तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं। अब बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हाइड्रोजन से जो विकिरण उत्सर्जित होंगे उसका स्पेक्ट्रम हम तैयार करेंगे। तो उत्सर्जित कैसे होंगी, देखो हाइड्रोजन को या तो किसी निर्वात नलिका में भर लो, किसमें भर लो, कोई निर्वात नलिका ले लो, उसमें भर करके उसको उच्च ताप दो। क्या दो, उच्च ताप देने पर उससे विकिरणों का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन को एक निर्वात नलिका में भरने के बाद उसको उच्च ताप दिया जाए तो उससे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है। एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका ये है कि नली में क्या भर लो, हाइड्रोजन गैस भर लो, उसका दाब निम्न रखो। क्या रखो, निम्न दाब पर। निर्वात नलिका में हाइड्रोजन भर के निम्न दाब पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। क्या कर दो, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। दो तरीके हो गए। पहला तरीका क्या बताया मैंने, निर्वात नलिका में हाइड्रोजन भर के उसको उच्च ताप दे दो, नंबर एक। नंबर दो, निर्वात नलिका में हाइड्रोजन भरने के बाद उसका निम्न दाब रखते हुए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। तो इन दोनों तरीकों से हम प्रेक्षित करते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वह विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन करती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। लेकिन प्रेक्षित किया गया कि ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उनकी एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य होती है। क्या होती है, एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य होती है। इसका मतलब ये विशिष्ट तरंगदैर्ध्य का मतलब ये है कि परास फिक्स है, इतने से इतने परास के मतलब इतने एंगस्ट्रॉम से इतने एंगस्ट्रॉम फिक्स मान है वो, तो उसके इतने एंगस्ट्रॉम से इतने एंगस्ट्रॉम के मध्य विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है। तो मतलब एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य की विकिरणों का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम। कारण क्या है, क्योंकि इसे एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य की विकिरणों का उत्सर्जन होता है। तो इसको देखो हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को माना कि यहाँ 0 से स्टार्टिंग कर लेते हैं, और इसकी श्रेणियों के बारे में आपने कुछ तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ आप फिजिक्स में पढ़ लोगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो भी श्रेणियाँ होती हैं, लाइमन श्रेणी, बामर, पास्टन, बेकर, इन शब्दों से आपको कुछ महसूस हो रहा होगा हाँ हमने इनको केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो देखो यहाँ माना कि 0, यहाँ मान लो कितना 200, यहाँ 400 एंगस्ट्रॉम, 600 एंगस्ट्रॉम, 800 एंगस्ट्रॉम, 1000, 1200, 1400 और 1600। अब यहाँ माना कि लाइमन श्रेणी होगी, क्या होगी, इस प्रकार से रेखाएं प्राप्त होंगी लाइमन श्रेणी के लिए। ये क्या बना दी मैंने, लाइमन श्रेणी। अब इसके बाद में यहाँ से स्टार्टिंग कर लो किसकी, बामर श्रेणी की। अब ये धीरे धीरे इनमें विरलता आती रहेगी इस प्रकार से। फिर यहाँ के क्या कर लो, पास्टन श्रेणी, यहाँ से स्टार्टिंग कर लो। तो ये तो कौन सी श्रेणी होगी, लाइमन।
ये बामर, ये कौन सी हो गई, पास्चन। मैंने यहाँ केवल 3 श्रेणियाँ रिप्रेजेंट की हैं, बाकी और भी श्रेणियाँ हैं। मैंने आपको पैटर्न बताया कि किस प्रकार से हम इस स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस प्रकार से आप स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करोगे। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, प्रदर्शित करने का ये तरीका है। तरीका समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ क्या आएगा, लामन श्रेणी आएगी, यहाँ बामर, यहाँ पास्चन। अब ये तरंग दैर्ध्य का मान है, जैसे मैंने यहाँ माना है 0 एंगस्ट्रॉम से 1600 एंगस्ट्रॉम तक। तो इस प्रकार से मैंने इसकी जो तरंग दैर्ध्य उसको विभाजित कर लिया है। तो ध्यान रखना, इसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, बताओ, रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हाइड्रोजन को निर्वात नलिका में भरने के बाद उसमें जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है या निर्वात नलिका में भरने के बाद उसको निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसे उत्सर्जित विकिरण, जो उससे विकिरण उत्सर्जित होती है, उसकी एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है। क्या होती है, एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है, इसीलिए इसको रेखीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब बात कर लेते हैं हम बोर साहब के अभिग्रहित के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। बोर साहब ने अभिग्रहित दिए थे, उनके आधार पर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि किस प्रकार उसको समझ लेते हैं। कौन सी श्रेणी, लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन है, या बामर में, या बामर से लाइमन में आ रहा है, लाइमन से बामर में आ रहा है, या हम ये कैसे इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के बारे में देख लेते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन किस श्रेणी से किस श्रेणी में संक्रमण कर रहा है, तब उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। समझ में आ गई कि नहीं, कि या तो इलेक्ट्रॉन उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी में आएगा, निम्न से उच्च में जाएगा। दोनों की अलग अलग कंडीशन होती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन कब होता है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, बोर के अभिग्रहित द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। बोर के अभिग्रहित द्वारा, या आप कह सकते हैं बोर के सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो किस प्रकार से करेंगे, बोर के देखो तृतीय अभिग्रहित का उपयोग करेंगे। यहाँ कौन से अभिग्रहित का, तृतीय अभिग्रहित का। तृतीय अभिग्रहित कौन सा है, EN2 में आपको बता चुका हूं, EN1। अरे EN2 माइनस EN1 इक्वल क्या हो जाएगा, H न्यू। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कल ही पढ़ाया था ये मैटर सब। तो EN2 माइनस EN1 इक्वल H न्यू। इसके बाद में H न्यू का मतलब क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति न्यू इक्वल क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है कि नहीं होता है, 11th क्लास से। कहाँ से, 11th क्लास से। तो C अपॉन लैम्डा। मैं 11th क्लास कहता हूँ तो कई बच्चों को तो बड़ी फीलिंगों को चोट पहुँचती है, सर 11th की बात मत किया करो। चलो ठीक है, कम किया करूँगा, लेकिन चोट जरूर पहुँचाऊँगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। H इक्वल क्या हो जाएगा, न्यू की जगह लिख दिया C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हमें ज़रूरत है लैम्डा की, हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, वह विशिष्ट तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, क्योंकि हम यहाँ तरंग दैर्ध्य के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम है वो तरंग दैर्ध्य के आधार पर होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, या आप ये कह सकते हो रेखीय स्पेक्ट्रम में, वो विशिष्ट तरंग दैर्ध्य तो है, एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य जिसका हम स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं। तो इसका मतलब हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा, HC को नीचे भेज दो। तो यहाँ से देखो 1 अपॉन लैम्डा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 1 अपॉन लैम्डा, HC कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो EN2 माइनस EN1 अपॉन HC। यहाँ तक समझ में आ गया। अरे कुछ नहीं, HC को कहाँ भेज दिया, इसके नीचे भेज दिया। अब ये आप मान ज्ञात कर चुके हो कि नहीं। इससे जस्ट पहले हमने 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कुल ऊर्जा ज्ञात की थी कि नहीं की थी। यहाँ दूसरी कक्षा में कुल ऊर्जा चाहिए, यहाँ पहली कक्षा की कुल ऊर्जा चाहिए, और उसको आप रख सकते हो जस्ट पहले जो फॉर्मूला ज्ञात किया था उसके थ्रू। तो रखो, कैसे रखोगे, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूँ, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल, देखो EN2 मतलब दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए कुल ऊर्जा। इससे जस्ट पहले फॉर्मूला आया था, कौन बताएगा इसको, तो बता सकता है क्या,
मैं ही बता देता हूँ। तो एम क्या होगा, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन, बताना कहीं गलत नहीं हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप चेक तो करते ही रहोगे और कमेंट्सों पर ध्यान देते रहो और चेक करते रहो, आपका यही काम है। तैयार करना। कुछ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंटों में ध्यान देने लगे रहते हैं, कमेंट्सों पर कम ध्यान, पढ़ने पर ज़्यादा। एक बार हाई बाय बोल दिया बस फ्री हो गए, एक बार उपस्थिति दर्ज करा दी कि सर हाँ हम प्रेजेंट हैं, उसके बाद में कमेंट्स चैट ऑफ कर लो तो ही पढ़ने में मन लगेगा, अन्यथा एक भी स्टेप छूटा सुरक्षा चक्र, अरे फिजिक्स गोल हो गई, एक भी अगर ये भी स्टेप छूट गया तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो फिजिक्स का मैटर ही कुछ और है, अगर एक भी स्टेप छूट जाएगा तो आगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो अटेंशन होकर पढ़ा करो, चैटों पर ध्यान शुरुआत में आए, हाई बाय की और बस चैट क्रॉस की, अपने पढ़ने पर ध्यान। तो एम जेड, हाँ कल एक बच्चे ने कमेंट्स किया था, पहले तो एक बच्चे ने पूछा सर इसका एक उदाहरण बता दो, तो जब तक दूसरा बच्चा कहने लग गया सर इज्जत का सवाल है उदाहरण बता दो, अरे तो मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें इन्हीं से संबंधित उदाहरण मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकली इनसे संबंधित आएंगे, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें उदाहरण मिल जाएंगे, अरे न्यूमेरिकल इनके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ जब हम कर लेंगे तो EN2 क्या हो जाएगा, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब N2 दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ N2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये कैसा आएगा, ऋणात्मक, क्योंकि ये ऋणात्मक आया था पहले, और यहाँ भी क्या होगा, ये माइनस है लेकिन ये माइनस हो गया, चलो ठीक है। यहाँ भी कैसा आएगा, माइनस आएगा, माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन EN1 पहली कक्षा के लिए कुल ऊर्जा 8 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला तो वही रहेगा, केवल n की N1 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वर्ग N1 का स्क्वायर और H स्क्वायर अपॉन SC हाईकोर्ट, अरे SC हाईकोर्ट, SC हाईकोर्ट नहीं है, प्लांक नेतांक और प्रकाश का वेग है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, स्क्रीनशॉट लो। देखो EN2 माइनस EN1, यहाँ EN2 क्या है, दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, EN1 क्या है, पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा के लिए फॉर्मूला इससे जस्ट पहले हम ज्ञात कर चुके हैं, किया है कि नहीं किया है, कुछ इस प्रकार से आया था, ऋणात्मक आया था। तो यहाँ भी ये माइनस तो पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है और ये ऋणात्मक हमने फॉर्मूला ज्ञात किया ही था। तो यहाँ केवल अंतर किसका आएगा, N2 आएगा, यहाँ का क्या आ जाएगा, N1 आएगा, क्योंकि ये पहली कक्षा ये दूसरी कक्षा। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये प्लस का हो गया और इसको मैं पीछे भेज दूं, क्यों, ये तो प्लस का हो गया और ये प्लस का हो गया, प्लस वाले को आगे ले लेता हूँ, इस माइनस वाले को कहाँ भेज देता हूँ, पीछे, ठीक है। तो यहाँ जो N1 वाला फैक्टर है वो कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या है, माइनस है, तो उस माइनस वाले को पीछे भेज देता हूँ, प्लस वाले को आगे ले लेता हूँ। तो यहाँ 1 अपॉन लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ, इसको पीछे भेज रहा हूँ, ठीक है। और इस HC को यदि मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो, अरे फिलहाल इस HC को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, या फिर बाद में कर लेना। देखो इसको प्लस करने के बाद में एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग N1 स्क्वायर H स्क्वायर। अब ये माइनस का हो जाएगा पीछे जा करके, माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग N2 का वर्ग और H स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब HC को नीचे ही रखा रहने दो या ऊपर ले जाओगे, फिलहाल नीचे रखा रहने दो HC। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो। देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा लगभग N1 स्क्वायर और N2 स्क्वायर को छोड़ करके सब कॉमन ही आ रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एम जेड स्क्वायर ई की पावर जेड 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 पीछे चला जाएगा, जेड भी कॉमन आ जाएगा। तो एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग और H स्क्वायर।
ये कॉमन आ गया। अब इसमें से बचा क्या, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर को भी बाहर रख लो, जेड स्क्वायर उधर रख देना, 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर जेड स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? देखो यहाँ से m⁴ और 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h स्क्वायर तो इधर रख लिए। इसको पीछे रखा है क्यों? क्योंकि z परमाणु क्रमांक जो बदलता रहेगा, इसलिए इसको कहाँ रख दिया है, पीछे रख दिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसको पीछे क्यों रखा है, ज़रूरत के हिसाब से कि हमें पीछे रखना है, इसको सुहा देगा। और ये क्योंकि ये कांस्टेंट मान है और ये कांस्टेंट नहीं है, प्रत्येक तत्व के लिए परिवर्तित होता रहेगा। ये कांस्टेंट है तो इसका मान क्या होगा बताओ? अरे कांस्टेंट है तो उसको आप कैलकुलेट करके एक विशिष्ट मान आएगा, जिसको यहाँ रेडवर्ग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडवर्ग स्थिरांक कहते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा, हाँ आपका HC कहाँ गया, HC का यही मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे घूम के आएगा तो कहाँ आ जाएगा, HQ हो जाएगा, और C कहाँ चला जाएगा, यहीं चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जब ये HC, इसका तो हमने कर ही लिया सिस्टम कि कॉमन ले लिया, इसको पीछे रख दिया, HC बचा। ऐसे जब उल्टा करके ऐसे आएगा तो HC का नीचे तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो HQ स्क्वायर का तो Q हो जाएगा, इसका C हो गया। अब इसको कहेंगे आप रेडवर्ग स्थिरांक, R 1 अपॉन n1 का वर्ग माइनस 1 अपॉन n2 का वर्ग Z। चूँकि R इक्वल ये सब कांस्टेंट है, m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर HQC। अब ये क्या हो गया, R हो गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, R का मान आता है, चूँकि R इक्वल 1.1 इंटू पता हो कितना आएगा, 10⁷ प्रति मीटर। समझ में आ गया कि नहीं? ये आप कहोगे सर ये मान कहाँ से आया? तो ये मान आया इसको कैलकुलेशन करने के बाद। और कैलकुलेशन कैसे करनी है, m जहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित आवेश है, 1.6 इंटू 10⁻19। एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻12। h क्या है, प्लांक नियतांक है, इसका मान कितना होगा, 6.63 इंटू 10⁻34। और c क्या है, प्रकाश का वेग है, ये भी फिक्स है, 3 इंटू 10⁸। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1.1 इंटू 10⁷ प्रति मीटर, जिसको यहाँ रेडवर्ग स्थिरांक कहेंगे, क्योंकि एक नियत मान है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक स्थिरांक कहेंगे, और यहाँ नाम दिया जाता है रेडवर्ग, साहब के नाम पर रेडवर्ग स्थिरांक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक मैटर समझ में आ गया? अब देखो, अब बात कर लेते हैं, यदि हम यहाँ आवृत्ति ज्ञात करना चाहें, काम तो आपका यहीं तक हो गया, लेकिन आप एक बात बताओ, यहाँ Z कॉमन आएगा, Z स्क्वायर आएगा, तो यहाँ स्क्वायर ही करना है, Z स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो, अगर आप इसको आवृत्ति में बदलना चाहें, किसमें, आवृत्ति में, तो न्यू इक्वल क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। अरे न्यू इक्वल क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। और दोनों पक्षों में C का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगी, आवृत्ति बन जाएगी। अरे हमें तरंग दैर्ध्य की आवश्यकता थी, तरंग दैर्ध्य आपकी आ गई। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मान है उसका व्युत्क्रम कर देना, लैम्डा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, हम यदि आवृत्ति ज्ञात करना चाहे तो न्यू इक्वल क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब हमें पता है कि दोनों पक्षों में C का गुणा कर दो तो हमारी आवृत्ति आ जाएगी। तो C का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ न्यू इक्वल C अपॉन लैम्डा इक्वल, इधर भी RC, अरे RC आ गई, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n1 का वर्ग माइनस 1 अपॉन n2 का वर्ग और Z स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? तो आवृत्ति का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हो और क्या ज्ञात कर सकते हो, तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात कर सकते हो। और किसकी तरंग दैर्ध्य है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आप इस प्रकार से, यदि आपको श्रेणियाँ दी हों कि इलेक्ट्रॉन प्रथम श्रेणी से किस श्रेणी में संक्रमण कर रहा है या किस श्रेणी से किस में संक्रमण कर रहा है, तो वो 2 श्रेणियाँ दी होंगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो n1 n2 है या नहीं है। तो n1 n2 के आधार पर, या आप भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ संक्रमण कर रहा है, तो उन श्रेणियों के मान हम यहाँ रख देंगे। n2 द्वितीय श्रेणी है, उच्च श्रेणी है, n1 क्या है, निम्न श्रेणी है। तो कहाँ से कहाँ संक्रमण कर रहा है उनके मान हम केवल यहाँ रखने हैं, माँ की वैल्यू परमाणु क्रमांक
आपको दिया होगा कि कौन सा तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, वो तो आप पता ही कर ही लोगे। तो यहाँ Z का मान आप पता कर लोगे, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक है, N1 N2 श्रेणियाँ हैं कि कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में संक्रमण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, किस श्रेणी से किस श्रेणी में से इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है। तो N1 N2 का मान वहाँ से रख लेंगे। रेडबर्ग स्थिरांक आपको पता ही है कितना है, 1.1 × 10⁻⁷, और C प्रकाश का वेग आपको हमेशा से ही पता है कि नहीं पता है। तो ये यहाँ इस प्रकार से आप तरंगदैर्ध्य भी ज्ञात कर सकते हो और आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं वो किस प्रकार से उत्सर्जित होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तब तो विकिरणों का अवशोषण होगा। तब तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तब ऊर्जा का अवशोषण होता है। या आप ये कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में वो 10⁻⁸ सेकंड के लिए रहता है। कितना रहता है, 10⁸ सेकंड। और इतना रहने के बाद फिर उसकी क्या होती है, बतन वापसी होती है, अरे अपनी मूल ऊर्जा स्तर में आता है। कितने समय तक रहता है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए उच्च ऊर्जा स्तर में रहता है इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर के लिए करता है, तो वो कितने टाइम के लिए रहता है वहाँ, 10⁻⁸ सेकंड के लिए। फिर वो कहाँ आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में। जब निम्न से उच्च में गया था तब तो ऊर्जा का अवशोषण किया था, जब उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। तब उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य जो होगी उसको हम इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा कि इलेक्ट्रॉन किस श्रेणी से किस श्रेणी में संक्रमण कर रहा है, या किस कक्षा से किस कक्षा में संक्रमण कर रहा है। उन कक्षाओं के आपको मान दिए जाएंगे, N2 N1 के उस आधार पर मान रख सकते हो। Z परमाणु क्रमांक है, ये कांस्टेंट राशियाँ हैं। इस प्रकार से आप आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये भी विशेष पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, तब वहाँ 10⁻⁷ सेकंड रहने के बाद पुनः अपने मूल ऊर्जा स्तर में आता है, तो वह विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है, और जिनकी एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य होती है। विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के आधार पर हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम तैयार किया जाता है, और इसको जिस तरंगदैर्ध्य को ज्ञात करने का फॉर्मूला आप देख सकते हो। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो ये किसके आधार पर व्याख्या हो गई, बोर के अपग्रहित था, अरे हमने तृतीय अपग्रहित का पालन किया, उसका उपयोग किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने देख लिया, अर्थात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर ली। तो ये क्या हो गया, बोर के अपग्रहित द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, और कल की क्लास में ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। गुड बाय बच्चों।